कहानी की शुरुआत साल 2075 से होती है, जब पूरी दुनिया का जल स्तर लगातार गिर रहा होता है और धरती पर मौजूद जल संसाधन धीरे धीरे सूखने लगते हैं। पानी की तलाश में इंसानों ने अपनी नजर अंतरिक्ष की ओर मोड़ दी। आखिरकार उन्हें चांद पर एक रहस्यमयी तरल पदार्थ मिला, लेकिन चांद का यह पानी साधारण पानी से बिल्कुल अलग था। जैसे ही यह आग के संपर्क में आता, यह अनंत मात्रा में बढ़ने लगता था। इंसानों को इस चंद्र जल के अनुकूल बनाने के लिए साइंटिस्ट्स ने चांद पर स्थित बोहाई बेस में एक गुप्त प्रयोग शुरू किया, लेकिन एक अप्रत्याशित हादसे ने पूरे बोहाई बेस को तबाह कर दिया। वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की मौत हो गई। प्रयोग की असफलता के 5 साल बाद सरकार ने जल संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर लेवल सिस्टम लागू कर दिया। अब हर व्यक्ति को उसके लेवल के अनुसार शुद्ध पानी दिया जाता था। जिसका लेवल जितना ऊंचा होता, उसे उतना ही अधिक प्यूरिफाइड वाटर मिलता था। इस व्यवस्था से आम लोग बेहद नाराज थे। उनका मानना था कि पानी सभी लोगों में बराबर बांटा जाना चाहिए। इसी बीच एविएशन ब्यूरो के चीफ जिन पूर्व एस्ट्रोफिजिसिस्ट शियाओसोंग से मिलने पहुंचे, लेकिन अब शियाओसोंग एक एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट बन चुका था। चीफ जिन इस बार उसे एक स्पेशल मिशन में शामिल होने का निमंत्रण देने आए थे। शुरुआत में शियाओसोंग इस प्रस्ताव को ठुकराना चाहता था, लेकिन जैसे ही चीफ जिन ने बोहाई बेस का जिक्र किया, उसकी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। दरअसल 5 साल पहले हुए उसी हादसे में शियाओसोंग की बहन, जो बोहाई बेस की चीफ साइंटिस्ट थी, अपनी जान गंवा चुकी थी। इस मिशन का नेतृत्व कैप्टन हान कर रहे थे, जबकि सैंपल्स से जुड़े सभी कामों की जिम्मेदारी शियाओसोंग को सौंपी गई। टीम का लक्ष्य था कि बोहाई बेस हमेशा के लिए बंद होने से पहले वहां बचे हुए सैंपल्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाए। चांद पर उतरने के बाद उनके पास केवल 24 घंटे का समय होगा। इन सैंपल्स को हर समय लो टेम्परेचर में रखना अनिवार्य था और इस पूरे ऑपरेशन में जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मीटिंग खत्म होते ही पूरी टीम बिना देर किए लॉन्च साइट पर पहुंच गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एविएशन ब्यूरो द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया को पायलट बाकी टीम के 5 मिनट बाद रवाना हुआ। कुछ ही देर में स्पेसशिप चांद की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन वहां हो रही रहस्यमयी बारिश की वजह से उनका संपर्क एविएशन ब्यूरो से पूरी तरह टूट गया। अगले 2 घंटे तक कम्युनिकेशन बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए टीम के पास कम्युनिकेशन वापस आने तक इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन तभी स्पेसशिप के बाहर अचानक जोरदार कंपन शुरू हो गया। इस झटके से लैंडिंग गियर बुरी तरह अस्थिर हो गया। कम्युनिकेशन बहाल होने में अभी भी 20 मिनट बाकी थे, लेकिन अगर उन्होंने और इंतजार किया तो लैंडिंग गियर का इंजन कभी भी फट सकता था। हालात की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन हान ने बड़ा फैसला लिया और लैंडिंग गियर को समय से पहले ही रॉकेट से अलग कर दिया। लैंडिंग गियर सीधे जाकर चट्टान के किनारे पर अटक गया और किसी भी पल गहरी खाई में गिर सकता था। तभी ऊपर से एक भारी बॉक्स अचानक नीचे आ गिरा। उसके टकराते ही स्पेसशिप का शीशा टूट गया और शियाओसोंग संतुलन खोकर नीचे गिरने लगा। सौभाग्य से कैप्टन हान ने समय रहते उसे पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली, लेकिन इस हादसे में उनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो गया। अब उनका एविएशन ब्यूरो से हर तरह का संपर्क टूट चुका था। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें केवल अपने दम पर आगे बढ़ना था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बोहाई बेस अभी भी उनसे पूरे 7 किलोमीटर दूर था। ऐसे में सिर्फ 24 घंटे के भीतर मिशन पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। उधर लैंडिंग गियर भी गहरी खाई में जा गिरा। कैप्टन हान, जो इस पूरी टीम में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बोहाई बेस का पूरा रास्ता और नक्शा पता था, लैंडिंग के दौरान उनकी पसलियां भी टूट गई थीं। सांस लेने में तकलीफ की वजह से उनकी पुरानी बीमारी भी फिर से उभर आई। मिशन को समय पर पूरा करने के लिए टीम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भारी मन से उन्हें कैप्टन हान को वहीं छोड़ना पड़ा और बाकी सभी सदस्य पूरी ताकत से बोहाई बेस की ओर दौड़ पड़े। आखिरकार ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होने से ठीक आखिरी सेकंड पहले वे बोहाई बेस पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बिजली बहाल की और फिर पूरे बेस का एनवायरनमेंट बदलकर उसे अर्थ ग्रेविटी पर सेट कर दिया। लेकिन वहां से निकलने से पहले उनकी नजर बेस के एक कर्मचारी की लाश पर पड़ी, जिसे देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लाश के शरीर पर एक चिपचिपा बुलबुला चिपका हुआ था। इसका मतलब साफ था कि उसकी मौत डूबने से हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस सूखे पड़े चंद्र बेस में इतना पानी आया कहां से जो किसी इंसान को डुबो सके। मिशन पर रवाना होने से पहले चीफ जिन ने बताया था कि इस बेस में रेडिएशन लीक हुआ था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा था। शियाओसोंग ने सच्चाई जानने के लिए पहले लाश का पोस्टमार्टम करने का सुझाव दिया, लेकिन कैप्टन हान ने फैसला किया कि सबसे पहले सैंपल कैप्सूल ढूंढना जरूरी है। इसके बाद पूरी टीम कंट्रोल रूम पहुंची और दोबारा पावर सिस्टम चालू कर दिया। देखते ही देखते पूरा बोहाई बेस फिर से सक्रिय हो गया, लेकिन इसके बावजूद उनका एविएशन ब्यूरो से संपर्क स्थापित नहीं हो सका। अच्छी बात यह थी कि बेस का सर्वाइवल सिस्टम अभी भी पूरी तरह काम कर रहा था।
एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम चालू होते ही अंदर का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा हो गया। इसलिए अब सभी लोग भारी स्पेस हेलमेट उतार सके और पहली बार राहत की सांस ली। तभी उन्हें बेस का ब्लूप्रिंट मिला। उसमें लाल रंग से चिन्हित जगहों पर केवल लेवल 1 क्लियरेंस वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन उन कमरों के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बेस के सामान्य सदस्यों को भी नहीं पता था कि उन कमरों के अंदर क्या छिपा है। सबसे अजीब बात यह थी कि एविएशन ब्यूरो जिन इलाकों को कंटेमिनेशन जोन बता रहा था, वे सभी लेवल 1 रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही निकले। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? समय कम होने की वजह से कैप्टन हान ने पूरी टीम को अलग अलग होकर तलाश करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी को सैंपल कैप्सूल मिले, वह तुरंत उसका टेम्परेचर रेगुलेटर चेक करे। अगर रेगुलेटर पर रेड लाइट जल रही हो तो उसे किसी भी हालत में छूना नहीं है और तुरंत डॉ सॉन्ग को बुलाना है। इसी दौरान शियाओसोंग को पता चला कि मिशन शुरू होने से पहले बेस के हर सदस्य के शरीर में एक पहचान वाला चिप लगाया गया था। वह सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की मदद से अपनी बहन की लोकेशन पता करना चाहता था, लेकिन लंबे समय से सिस्टम बंद होने की वजह से चिप रिकॉग्निशन फंक्शन पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका था। मजबूर होकर पूरी टीम अलग अलग दिशाओं में सैंपल कैप्सूल की तलाश में निकल पड़ी। खोजबीन के दौरान शियाओसोंग को एक रहस्यमयी सुरंग दिखाई दी और उसी समय उसे कैप्टन हुआंग की कही हुई बातें याद आने लगीं। दूसरी ओर कैप्टन हान और बाकी सदस्य एक बंद वेयरहाउस का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां बेस के कई सदस्यों की लाशें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उन्होंने बाहर निकलने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। एयरफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार एरिया बंद होने से पहले ही सभी लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन घटनास्थल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि उन लोगों को जिंदा अंदर बंद कर दिया गया था और उनकी मौत भी डूबने से हुई थी। अब यह रहस्य और भी गहरा हो चुका था। कुछ देर बाद दोनों टीमें एक साथ वेयरहाउस नंबर 1 और वेयरहाउस नंबर 2 का दरवाजा खोलती हैं, लेकिन वहां पहले से किसी के खोजबीन करने के निशान मौजूद थे। उन्हें एक भी पूरा सैंपल कैप्सूल नहीं मिला। इसी बीच शियाओसोंग जब वेयरहाउस नंबर 3 पहुंचा तो उसे अचानक किसी अज्ञात जीव का सिग्नल मिला। अब सवाल यह था कि क्या इस बेस में उनके अलावा भी कोई जिंदा मौजूद है? तभी लीची ने घबराकर शियाओसोंग को तुरंत कंट्रोल रूम बुलाया और कहा कि वह किसी तरह चिप की आइडेंटिटी रिकॉग्निशन फंक्शन दोबारा चालू करे। शियाओसोंग बिना समय गंवाए सेंट्रल कंट्रोल रूम की ओर निकल पड़ा। उसी समय सूचान ने गलती से सैंपल मैप पर पड़ी लाश को छू लिया। तभी लाश पर मौजूद पानी के बचे हुए सूक्ष्म कण उछलकर उसकी आंखों में चले गए। कुछ ही देर में उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी और फिर उसके कान से साफ पानी की एक बूंद बाहर निकल आई। उधर शियाओसोंग कंट्रोल रूम पहुंचा, लेकिन वेयरहाउस का दरवाजा अंदर से बंद था और उसके ऊपर ताजा खून के निशान दिखाई दे रहे थे। तभी टीम के बाकी सदस्यों ने उसे बताया कि लीची अचानक गायब हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब लीची की पहले से रची हुई साजिश थी। वह अकेले ही वेयरहाउस नंबर 3 में घुस गया। तभी उसका फ्लैशलाइट अचानक मेज के नीचे गिर गया। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका, किसी अज्ञात जीव ने उसकी फ्लैशलाइट खींच ली। उसी समय कैप्टन हान को भी उस अज्ञात जीव का सिग्नल मिला, लेकिन लोकेशन पूरी तरह साफ नहीं थी। उन्होंने तुरंत शियाओसोंग को आदेश दिया कि पहले लीची को ढूंढो। शियाओसोंग तुरंत वापस वेयरहाउस नंबर 3 की ओर दौड़ा। उधर लीची को आखिरकार एक बिल्कुल सही हालत में सैंपल कैप्सूल मिल गया था, लेकिन जैसे ही शियाओसोंग वहां पहुंचा, उसके सामने एक खौफनाक दृश्य घटा। अज्ञात जीव ने अचानक लीची पर हमला कर दिया और उसे वहीं बेरहमी से मार डाला। बाद में डॉ होंग ने उसकी लाश की जांच की तो पता चला कि उसके पूरे शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं। घटनास्थल देखकर साफ था कि इतनी गंभीर चोटें सिर्फ छत से गिरने पर नहीं लग सकती थीं। बिना किसी को बताए टीम से अलग हो जाने की वजह से शियाओसोंग पर भी शक होने लगा। लीची की अचानक हुई मौत से उसके साथी भी हैरान रह गए। सच्चाई जानने के लिए कैप्टन हान ने शियाओसोंग के रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग चेक की। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दिया कि एक रहस्यमयी परछाई लीची के हाथ से सैंपल कैप्सूल छीन कर ले गई। अब पूरा मामला पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी बन चुका था। तभी उनकी नजर अलमारी के पीछे बने एक वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह रहस्यमयी जीव इसी वेंटिलेशन डक्ट से भागा था और सैंपल कैप्सूल भी वही अपने साथ ले गया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि वह जीव सोचने समझने की क्षमता रखता था और बहुत संभव था कि वह कोई इंसान ही हो। लेकिन अगर ऐसा था तो उसने शियाओसोंग पर हमला क्यों नहीं किया? लगातार साथियों की मौत से पूरी टीम के अंदर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी सभी की नजर सूचान पर पड़ी, जो एक जगह चुपचाप बैठा था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। जब टीम उसके पास पहुंची तो उनके सामने बेहद डरावना नजारा था। सूचान के मुंह से अचानक बड़ी मात्रा में पानी बाहर निकलने लगा। खबर मिलते ही कैप्टन हान और बाकी सदस्य तुरंत वहां पहुंच गए।
डॉ होंग ने सभी को तुरंत प्रोटेक्टिव सूट पहनने और सूचान को बचाने की कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर में पानी फैल चुका था। उसके सभी अंदरूनी अंग पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। यहाँ तक कि जब उसका खून निकाला गया तो वह भी खून नहीं बल्कि साफ पानी बन चुका था। लगातार 3 साथियों की मौत ने पूरी टीम को अंदर तक हिला दिया।